हेलो स्टूडेंट्स, 12th साइंस पॉलीमर। लास्ट लेक्चर में हमने नेचुरल रबर के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में कुछ पढ़ा था। तो अब इस लेक्चर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो वल्केनाइज रबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? वल्केनाइज रबर। तो वल्केनाइज रबर एक्चुअली में है क्या? तो इन 1893 चार्ल्स गुडियर, ये साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने डिस्कवर किया था कि कैसे डिस्कवर किया था। तो नेचुरल रबर प्लस सल्फर, इसके मिक्सचर्स को उन्होंने 373 केल्विन टू 415 केल्विन यानी कि 415 केल्विन टेम्परेचर में हीटेड किया। और उस प्रोसेस के दौरान उन्होंने क्या किया? तो नेचुरल रबर और सल्फर के जो भी मिक्सचर्स थे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो भी इम्प्रूव लगे वैसा इम्प्रूव्ड चेंजेस किया। और उस इम्प्रूव्ड चेंजेस के दौरान आपको कौन सा रबर मिल चुका? वल्केनाइज रबर मिल चुका। तो वापस बोल रहा हूँ, किसके मिक्सचर्स की बात चल रही है? नेचुरल रबर प्लस सल्फर के मिक्सचर्स की। तो टेम्परेचर एक बात आपको याद रखनी है, फिर एक कौन सा? तो मिक्सचर्स की बात याद रखनी है। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी उस प्रोसेस का नाम कौन सा है? तो याद रखना है, जो भी आप ये प्रोसेस पढ़ रहे हो उस प्रोसेस का नाम था वल्केनाइजेशन। कौन सा नाम था? वल्केनाइजेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स को ये बात दो याद रखनी है, एक नेचुरल रबर प्लस सल्फर, टेम्परेचर एक याद रखना है, उस प्रोसेस का नाम कौन सा है? वल्केनाइज रबर। तो अब इस वल्केनाइजेशन की प्रोसेस जो भी है वो प्रोसेस क्या है? तो याद रखना है, ये जो भी प्रोसेस थी वो प्रोसेस बहुत ही स्लो थी। तो प्रोसेस स्लो होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? फास्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो? तो एडिटिव सब्सटेंस या रेट रिएक्शन फास्ट कर सके तो ऐसे एक सब्सटेंस का नाम है जिंक ऑक्साइड। कौन सा? जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO, जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। ओके, तो एक ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये पूरी वल्केनाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है तो उसके लिए हमें लास्ट लेक्चर की भी थोड़ी बहुत बातें याद दिलानी पड़ेगी, तो आप लोगों को ध्यान में देना है। नेचुरल रबर की सबसे पहले बात कर लेते थे। तो लास्ट लेक्चर में नेचुरल रबर में मोनोमर का नाम हर एक बंदे को याद होगा, आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का भी IUPAC नाम हर एक बंदे को याद होगा, कौन सा? 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, याद आ चुका होगा। तो उसमें स्ट्रक्चर वाइज आई थिंक आप लोगों को हर एक बंदे को पता था, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा स्ट्रक्चर था। उसमें से भी आप क्या बनाते थे? तो कि cis-1,4 पॉली आइसोप्रीन, याद आता हो तो यही आपका मेन था नेचुरल रबर में। तो उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते, CH2 C डबल बॉन्ड CH, CH2 और इधर CH3। तो इसमें आप लोगों ने नोटिस की थी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन में C2 एंड C3 के बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है? डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे कौन सी वल्केनाइजेशन प्रोसेस में इसका ही यूज़ करना है, बट उसके अंदर आपको कौन सा ऐड करना है? तो कि सल्फर ऐड करना है। तो दो तरीके से आप करवा सकते हो, एक C2 और C3 के बीच में डबल बॉन्ड को आप इजीली ब्रेक कर दो, या दूसरा आप कैसे करवा सकते हो? तो कि CH2, उसके पास वाला कोई भी एक CH2 ग्रुप होगा उसको, उसमें से हाइड्रोजन निकाल के सल्फर ऐड कर दो। तो ऐसे लॉन्गेस्ट चेन को आपको क्या करना है? कॉम्बाइन करना है। तो कैसे करेंगे? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने पीछे दे रहे हैं उसके लिए, तो देखते हैं। तो सबसे पहले वो वाला स्ट्रक्चर तो आप लोगों को याद रह चुका था, CH2 C डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3, ये वाला लास्ट में हमने स्ट्रक्चर देखा था, वो याद रह चुका था। अब उसके स्ट्रक्चर को अपने ड्रॉ कर रहे हैं। तो देख ले, CH, CH2 और इधर ऊपर CH3। वैसे मैं एक और चेन ले रहा हूँ, CH2 C, CH3, इधर CH, इधर CH2 हो गया।
अब इस यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पे C2 और C3 के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको एडिंग क्या किया होगा, सल्फर ऐड किया है हमने। तो इस सल्फर की वजह से ये दो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, और ये आपका जो भी रबर है वो नेचुरल रबर की कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरह आप C2 और C3 के बीच में आप ऐड करवा सकते हो, या मैंने जैसे बोला कि दूसरी तरीके से कैसे, तो CH2 में से हाइड्रोजन आप निकाल दो, तो कैसे, तो CH C डबल बॉन्ड CH CH2, इधर CH3, इधर भी CH C डबल बॉन्ड CH CH2, और इधर CH3, इन दोनों के बीच में आपको सल्फर ज्वाइन करना है। तो देख सकते हो कि वही वाला स्ट्रक्चर है, बट लास्ट एटलीस्ट यानी कि आप दोनों के बीच में एक सल्फर का एडिंग कर सकते हो। तो इसी तरह आपका क्या बन जाता होगा, वल्केनाइजेशन की प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस लो होगी, तो आपको कौन सा सब्सटेंस ऐड करना है, ZNO, जो रिएक्शन को फास्ट करेगा, और सल्फर होगा वो नेचुरल रबर को और ज़्यादा क्या देगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ओके, अब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ भी साथ में देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला पॉइंट कौन सा आएगा, तो याद रखना है वेरी गुड इलास्टिक प्रॉपर्टी रखेंगे। ओके, फिर सेकंड पॉइंट की बात करने जाए तो सेकंड पॉइंट कौन सा होगा, तो इट हैज़ वेरी लो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। उनकी वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या होगी, वेरी लो। थर्ड पॉइंट की बात करने जाएंगे तो इट इज इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर कौन से हो गए, इनसॉल्युबल फॉर्म में हो गए। फिर उसके बाद की बात करने जाएंगे, इट रेजिस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को वो क्या करेंगे, रेजिस्ट कर पाएंगे। एंड एटलीस्ट एक लास्ट पॉइंट तो आपको याद ही रखना है, कौन सा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, इट डज नॉट मेल्ट एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर में वो डज नॉट मेल्ट करेगा, यानी कि मेल्ट नहीं हो पाएगा। एंड लास्ट पॉइंट उसके अंदर ही, डज नॉट ब्रेक एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर में वो इजीली आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। ओके, तो नेचुरल रबर की ये सारी क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी, उससे थोड़ी बहुत ही हायर लेवल की प्रॉपर्टीज़ है। तो ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा हमें उसके यूजेस के बारे में खास करके ध्यान में देना है। तो यूजेस कैसे बनेंगे, तो याद रखना है, अगर 5% आप सल्फर यूज़ कर रहे हो, कितना परसेंट, 5% सल्फर इन वल्केनाइजेशन, ड्यूरिंग जो भी आपकी वल्केनाइजेशन प्रोसेस हो रही है उसमें आप 5% सल्फर यूज़ कर रहे हो, तो जनरली किसके लिए यूज़ होगा, तो मेकिंग रबर फॉर टायर्स। ओके, अगर आप 30% सल्फर यूज़ कर रहे हो तो वो किसके लिए यूज़ होगा, तो मेकिंग रबर फॉर बैटरी केसेस। बैटरी के ऊपर आपके लेयर बनते हैं, तो वहाँ पे तो ये 2 पॉइंट आपको खास करके याद रखने, एक 5% सल्फर वाला और एक कौन सा, 30% सल्फर वाला। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम किसकी बारे में बात करने जाएंगे, तो एक मेलेमाइन पॉलीमर की। कौन से पॉलीमर की मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मेलेमाइन पॉलीमर। तो मेलेमाइन पॉलीमर एक्चुअली कैसे बनता है, तो उसके लिए आपको मोनोमर का नाम याद रखना है, मेलेमाइन प्लस फॉर्माल्डिहाइड। इन दोनों के मिक्सचर से, उनके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू आपका कौन सा बनेगा, मेलेमाइन बनेगा। ओके, तो मेलेमाइन कैसे बनता है, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में अपने डिस्कस करते हैं।
ध्यान देना है, पूरा रिंग नहीं कनेक्ट करना है, बीच बीच में आपको जगह देखेंगे क्या करना है, नाइट्रोजन इधर क्या ऐड करना है NH2, इधर B क्या ऐड करना है NH2, इंटरवल पे आपको क्या इंटरनली क्या सेट करना है, तो डबल बॉन्ड सेट करने हैं एक छोड़ के एक, और साथ में आपको फॉर्माल्डिहाइड यानी कि कौन सा HCHO, दोनों के बीच की रिएक्शन होगी। HCHO का हर एक बंदे को स्ट्रक्चर याद हो तो HCHO ऐसे बनता है। अब आप भी बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की मैं बात करने जाऊँगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींच के लेके जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन। इधर आप देखने जाओगे तो स्ट्रक्चर वाइज क्या बनेगा, CH2, ये ऑक्सीजन माइनस वाला पार्ट बनेगा, इधर से उसका एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो कौन सा बनेगा, CH2H, एक बॉन्ड बनने की कैपेसिटी और रहेगी इसकी। तो वही का पूरा जो भी सॉल्यूशन है ये कहाँ पे कनेक्ट होगा, इधर, यानी कि ये पूरा का पूरा मोलिक्यूल अंदर चला जाएगा, ऐसा सोच सकते हैं आप। तो कैसे बनेगा, तो आपके लिए स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करें NH2, इधर NH2, इधर NHCH2OH, इधर इंटरवल पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगी इंटरवल ही। ओके, तो ये पूरा जो भी आपका बन चुका है इसको आप क्या बोल सकते हो, तो ध्यान देने वाली बात है, ये जो भी था इंटरमीडिएट रीजन था, क्या बन चुका है, इंटरमीडिएट रीजन बन चुका है। तो किस में से बन चुका है, मेलेमाइन प्लस फॉर्माल्डिहाइड में से बन चुका है। फॉर्माल्डिहाइड का फॉर्मूला कौन सा होता है, HCHO, उसमें से ये वाला स्ट्रक्चर बन चुका है। इसकी आप आगे क्या कराओगे, तो n टाइम तक मोलिक्यूल्स रिपीट करते रहोगे, यानी कि n मोलिक्यूल्स आप किसके रिपीट करोगे, ऐसे वाले स्ट्रक्चर के रिपीट करोगे, NHCH2OH और इधर NH2, ऐसे ही ऐसे इंटरवली आपके चलते जाएंगे। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू, वापस बोलाओ, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू कैसे बनेगा, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू n मोलिक्यूल H2 के निकल जाएंगे, तो आपका क्या बाकी क्या बचेगा, तो देखना है, तो इधर देख लो, n, इधर NH2 की जगह पे NH बचेगा, जो नीचे कहीं पे और किसी मोलिक्यूल के साथ कनेक्ट होगा, यहाँ पे भी NH, यहाँ पे NH और CH2, ऐसे ही चलता जाएगा और मोलिक्यूल्स बनता जाएगा। इधर n टाइम तक मोलिक्यूल आपके ऐसे ही निकलते जाएंगे, यानी कि यहाँ से वो H और यहाँ से ऐसे ही दूसरा कोई मोलिक्यूल होगा उसमें से H, तो चलते ही जाएगा। तो इसके लिए आपको एक अच्छी बात है कौन सी याद रखने जैसी है, तो याद रखना है ये सिंथेटिक पॉलीमर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी मैं बता रहा हूँ, ये कौन सा है, सिंथेटिक पॉलीमर है। दूसरी बात कौन सी होगी, तो ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, कौन सा पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग। फोर्थ पॉइंट की मैं अपने बात करने जाएंगे तो एक क्रॉस लिंक टाइप पॉलीमर होगा, मैंने आगे भी बताया था क्रॉस लिंक पॉलीमर कितने होते हैं, तो दो ही हैं अपने पास, एक बेकेलाइट और एक मेलेमाइन, तो ये दोनों याद रखने हैं। तीसरी मैं बात करने जाऊँगा, ये क्या हो गए, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो गए। ओके, और फोर्थ पॉइंट की मैं उसमें बात करने जाऊँ आगे ही, तो उसके फोर्थ पॉइंट कौन से रहेंगे, तो याद रखना है आप लोगों को कि जनरली इट डज नॉट फ्यूज और its structure does not change at higher temperature, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलने जाऊँगा, हायर टेम्परेचर में उसके अंदर वो मेल्ट नहीं हो गया, उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं। उसके अलावा उसके बारे में एक और बात है, इट इज़ रेजिस्टेंट टूवर्ड्स स्क्रैचिंग। ओके, तो इट इज़ रेजिस्टेंस टूवर्ड्स स्क्रैचिंग। एंड लास्ट पॉइंट उसके बारे में बात करने जाएंगे, इट इज़ डू नॉट क्रैक, यानी कि अब उसके अंदर क्रैक नहीं हो सकती अगर आप उसको मेलेमाइन की कोई भी अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हो, तो डू नॉट क्रैक और ब्रेक ऑन स्ट्राइकिंग और ड्रॉपिंग, यानी गलती से आपसे कहीं पे उसकी में कोई भी अप्लायंसेस होगी, कहीं से किसी के साथ
उसको टच कर लिया है, कहीं से आपके हाथ से गिर गया होगा तो अभी उसमें क्रैक या ब्रेक नहीं हो सकता, इसीलिए उसका यूजेस कहाँ पे होता है। तो ख़ास करके हर एक बच्चों को उसके यूजेस के बारे में देखना ज़रूरी है। तो प्रिपरेशन फॉर या प्रिपरेशन ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी। ओके, तो ये बात आपको खास करके नोटिस वहाँ पे करना। अब हर बच्चा बोलेगा सर हमें ये रिएक्शन में डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे दो या ऐसे एन टाइम तक मोलिक्यूल रिपीट हो रहे हैं, H2 कैसे निकल रहा है। तो उसके लिए मैं ज़्यादा से एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छे से पता चले। तो वापस अपने वही स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, कैसा वाला स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हमने वो वाला स्ट्रक्चर लिखा था, कौन सा, CH2H वाला। हमने यहाँ तक तो बना दिया इंटरमीडिएट रेजिन तक। अब उसी स्ट्रक्चर के अंदर कैसे रिपीट हो रहा है और कैसे जुड़ रहा है वो देखते हैं। तो चलो ऐसे ही ऐसे आप 2 मोलिक्यूल ले लोगे मेरे लिए, इधर NH2, इधर NH2 और इधर NHCH2OH। आपने 2 इंटरमीडिएट रेजिन मोलिक्यूल ले लिए। तो अब क्या होगा, तो इधर से OH जाएगा और इधर से एक H जाएगा, यानी कि इनमें से OH वाला जाएगा, इसमें से एक H वाला जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपका एक H2 निकल चुका है। तो एक H2 मोलिक्यूल निकलेगा तो बाकी जो बचेगा वो आपका मोलिक्यूल्स बन जाएगा। तो देख सकते हो आप NH2। अब इधर इंटरवली हो गया, इधर क्या बच गया, NHCH2 और बाकी का मोलिक्यूल आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ से OH निकाल दिया है और यहाँ से H। तो वैसा ही वैसा मैं दूसरे वाला भी मोलिक्यूल स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। NH2 NH, तो इधर क्या बचेगा, NH मिलेगा और इधर क्या मिलेगा, NHCH2OH हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो बीच में ऐसे कनेक्टिंग फॉर्म बन रहे हैं। तो ऐसे ही ऐसे नीचे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा। तो इसीलिए आप लोग बोल सकते हो कि ये तीनों जगह से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे वन टाइप ऑफ क्रॉस लिंक्ड है, या अब मैंने ऐसा बोला था नेटवर्क पॉलीमर, नेटवर्क यानी कि एक जाली जैसा क्रिएट कर पाएगा। तो खास करके आप लोगों को याद रखना है थर्मोसाइटिंग भी और क्रॉस लिंक भी है। तो ऐसे 2 ही पॉलीमर थे, एक एलेमाइन और एक बेकेलाइट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।